नमस्कार। इस वीडियो में हम जनवादी चीन के राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। चीन के राष्ट्रपति का वैसा महत्व नहीं है, उसकी वैसी गरिमा नहीं है जैसी दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्रपतियों की है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति कानून की नज़र में सर्वोच्च सैनिक और असैनिक अधिकारी है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी है और सरकार का प्रमुख भी है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति वहाँ का सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी है। किंतु चीन के राष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन करें उससे पहले हम कुछ तथ्यों को समझ लें। पहली बात तो ये है कि चीन के राष्ट्रपति का जो पद है, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। संविधान के अंतर्गत चीन की संसद को अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति को सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह पहली बात आपको ध्यान में रखनी है जब हम चीन का संविधान पढ़ते हैं। अर्थात जो सर्वोच्च निकाय है वह चीन की संसद है और संसद में भी चीन की स्थायी समिति के पास सर्वोच्च शक्तियां केंद्रित हैं। चीन की जो सरकार है अर्थात कानूनों का पालन करवाने के लिए जो सरकार बनती है, भारत में जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, वैसे ही चीन की जो सरकार है वो राज्य परिषद कहलाती है और राज्य परिषद का प्रधान भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चीन के संविधान में राष्ट्रपति को किन्हीं भी मूलभूत वास्तविक शक्तियों से विभूषित नहीं किया गया है। वह न तो सरकार का प्रधान है और न ही वह चीन की संसद में का भी प्रधान है। चीन की संसद और चीन की जो स्थायी समिति है उसका जो चेयरमैन है वो अधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। राष्ट्रपति को यदि हम समझने के दृष्टिकोण से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि चीन का राष्ट्रपति वहाँ के वास्तविक शक्ति केंद्रों के ऊपर एक दिखावटी पद मात्र है। यानी कि दुनिया के सामने यह बताने के लिए केवल यह पद मात्र है कि चीन का एक राष्ट्रपति भी होता है और जितने भी औपचारिक कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों को करने के लिए और जो हस्ताक्षर करने वाली एक जो संस्था होती है, केवल उस दृष्टिकोण से ही चीन के राष्ट्रपति का महत्व है। अब यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसी दिखावटी जो संस्था है जैसे कि चीन के राष्ट्रपति की है, वैसी ही तो संसदात्मक शासन में भी होती है। तो संसदात्मक शासन में और चीन के राष्ट्रपति में क्या भिन्नता है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि संसदात्मक शासन जिसका उदाहरण भारत है, भारत का संविधान ये कहता है कि संविधान की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति भारत में सरकार का औपचारिक प्रधान है और कानून के संरक्षण की जो अंतिम जिम्मेदारी है वो भी राष्ट्रपति की है। भारत में राष्ट्रपति संसद का भी एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि भारत की जो संसद है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इस तरह से यद्यपि यह पद औपचारिक है किंतु संविधान ने इसको बहुत अधिक गरिमा प्रदान करी है और यह गरिमा चीन के संविधान ने राष्ट्रपति को नहीं दी है। वह न तो संसद के दोनों सदनों के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है जैसा कि भारत का राष्ट्रपति करता है और न ही
वह सरकार अर्थात राज्य परिषद का ही प्रधान है। वहाँ राज्य परिषद का जो प्रधान है वहाँ का प्रधानमंत्री है। यह थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन है, एक थोड़ा सा विवरण है, जिसके बाद हम राष्ट्रपति के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम राष्ट्रपति के इतिहास की बात करें तो चीन में 1954 के संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया था, और वर्तमान संविधान से यदि तुलना करें तो उस संविधान में राष्ट्रपति को अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी। 1954 में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी था, किंतु वर्तमान में राष्ट्रपति का यह अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पर अलग केंद्रीय सैनिक आयोग को स्थापित कर दिया गया है 1982 के संविधान के अंतर्गत। 1954 के पश्चात 1975 और 1978 के संविधानों में राष्ट्रपति के पद को ही समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर सांस्कृतिक क्रांति हुई थी और माओ से तुंग के पश्चात वहाँ के जो राष्ट्रपति बने थे वो लियू शाओची बने थे, और सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था पद से, और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी। इस प्रकार राष्ट्रपति का पद जो है वहाँ पर एक अननेसेसरी अवांछनीय पद माओ के काल में बन गया था। तो माओ ने जो 1975 का संविधान बनाया उसमें राष्ट्रपति के पद को ही समाप्त कर दिया गया था। इन दोनों ही संविधानों में 75 और 78 के संविधानों के दौरान वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाने चाहिए वे सभी कार्य स्थायी समिति के चेयरमैन के द्वारा, स्थायी समिति के अध्यक्ष के द्वारा ही किए जाते थे। स्थायी समिति का अध्यक्ष ही देश का प्रतिनिधित्व करता था और वही राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को करता था। किंतु 1982 के संविधान में राष्ट्रपति के पद को पुनः गठित किया गया, किंतु उसकी जो पुरानी गरिमा है वह राष्ट्रपति के साथ नहीं जुड़ पाई है, वरन राष्ट्रपति की शक्तियों में और भी कटौती कर दी गई है। अब हम बात करें वर्तमान संविधान के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, तो उसका कार्यकाल संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और जितना कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अर्थात संसद का होता है। संसद के निर्वाचन के बाद वह अपने पहले अधिवेशन में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति के पद के लिए मताधिकार प्राप्त कोई भी नागरिक तथा राष्ट्रपति के पद पर 45 वर्ष का अर्थात मताधिकार प्राप्त होना चाहिए और उसकी आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, तथा कानून की नज़र में वह किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य इत्यादि में संलग्न न हो। तो जो व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार बनने की योग्यता रखता है कानूनन, वह कोई भी व्यक्ति 45 वर्ष की उम्र के पश्चात राष्ट्रपति बनने के लिए अपना नामांकन कर सकता है। जितने भी प्रत्याशी होते हैं एक्सक्यूज़ मी, उन सभी में से उनका जो निर्वाचन है वह जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। किंतु वास्तविकता ये है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनता है जिसे साम्यवादी दल राष्ट्रपति बनाना चाहता है। यह केवल औपचारिकता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है और उसका निर्वाचन कांग्रेस के द्वारा होगा, यह केवल वहाँ का एक दिखावटी पक्ष मात्र है। उसकी जो शक्तियाँ और उसका जो कार्यकाल है, यदि हम उसकी चर्चा करें, और उससे पहले
हम यदि ये बात करें कि उसको सत्ता से पदच्युत करने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस को ही है, और यह कार्य वह स्थायी समिति के माध्यम से भी कर सकती है। अर्थात स्थायी समिति को भी ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को पद से हटा सके। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य बहुत अधिक महान नहीं हैं। संविधान ने ऐसी कोई भी शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी है जो कानून की नज़र में केवल उसी की शक्ति है। ऐसी उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वरन वह वे सभी कार्य करता है जो संसद के द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार वह कानूनों को और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। अर्थात यदि हरी झंडी मिल गई है स्थायी समिति की और संसद की, तो वह कानूनों पर हस्ताक्षर करेगा और उसके हस्ताक्षर के पश्चात कानून बन जाएगा। इसी प्रकार से वह जितने भी अन्य पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के काउंसिलर, मंत्री, विभिन्न आयोगों के प्रधान, राज्य परिषद के जो महासचिव हैं, ऑडिटर जनरल है, प्रोक्यूरेटर जनरल है, उन सब की नियुक्ति भी करता है और उन्हें उनके पद से हटाता भी है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि नियुक्ति संबंधी सारे जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं वो वहाँ की संसद के हैं, और जब हमने स्थायी समिति के बारे में पढ़ा था तब भी हमने ये देखा था कि नियुक्ति संबंधी जो अधिकार हैं वो स्थायी समिति के हैं। और अब हम राष्ट्रपति के बारे में भी जब पढ़ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अन्य सब व्यक्तियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों ही बातें ठीक हैं। और वो इस तरह से है कि राष्ट्रपति संसद के संकेत के अनुसार या संसद के निर्देश के अनुसार ही जो नाम उसे संसद के द्वारा दिए जाते हैं उन्हीं नामों पर इन सब अधिकारियों को वह पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का कार्य करता है। अर्थात केवल स्टेज पर चढ़ करके और उन्हें नियुक्ति देने का काम, उन्हें पद पर स्थापित करने का जो काम है वो राष्ट्रपति का है। और इसी तरह से जब संसद ऐसा चाहती है कि इन अधिकारियों को हटा दिया जाना चाहिए, तब उस निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति इनमें से प्रधानमंत्री से लेकर अन्य सभी अधिकारियों को उनके पद से हटा भी सकता है। राज्य के द्वारा नागरिकों को जो उपाधियां प्रदान की जाती है, जो नागरिक उपाधियां प्रदान की जाती हैं, वे उपाधियां भी राष्ट्रपति के द्वारा ही फिजिकली वितरित की जाती हैं, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ से ही उन सब लोगों को वो पुरस्कार मिलते हैं। किंतु किन्हें ये पुरस्कार मिलेगा यह तय करने का जो कार्य है वह कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के पास है। राष्ट्रपति को सार्वजनिक क्षमादान का अधिकार है, वह सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा कर सकता है, वह व्यक्तिगत अपराधियों को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति सैनिक कानूनों को लागू करता है, आवश्यक समझे तो वह सेनाओं को जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर भेज सकता है। संक्षिप्त और व्यापक सशस्त्र कार्यवाही के लिए वह युद्ध की घोषणा करता है। किंतु इन सब कार्यों का एक ही जो निष्कर्ष है वो ये है कि राष्ट्रपति ये सभी कार्य अपने स्वविवेक से नहीं करता, संविधान के अनुसार उसकी ये अधिकार नहीं है। ये सभी कार्य, चाहे सेनाओं का, चाहे मोबिलाइजेशन हो, चाहे राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली युद्ध की घोषणा हो, चाहे क्षमादान है, चाहे उपाधियों का वितरण है, चाहे कानूनों को प्रभावी बनाना है, चाहे विभिन्न नियुक्तियां हैं, चाहे विभिन्न पदच्युति है, ये सभी कार्य राष्ट्रपति, स्थायी समिति और संसद के
आदेश के अनुसार ही करेगा। अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अन्य देशों में राज्य के अध्यक्ष के नाते वह जाता है और चीन का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेश से आने वाले राजनीतिक प्रतिनिधियों का स्वागत करता है, दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है, उन्हें वापस बुलाता है, विदेशों से की गई संधियों का पुष्टिकरण और उन्हें रद्द कर सकता है। किंतु फिर वही बात है कि ये सब कार्य वह संसद और स्थायी समिति के आदेशानुसार ही करेगा। इस तरह से हम वास्तविक स्थिति बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है कि राष्ट्रपति केवल एक दिखावटी पद मात्र है कहने के लिए, ताकि किसी को ये कहा जा सके कि चीन के राष्ट्रपति ये हैं, चीन के सरकार का एक अध्यक्ष होना चाहिए, बस इसीलिए राष्ट्रपति का पद है। वास्तविक शक्तियाँ तो अन्य निकायों के पास ही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति की उतनी शक्ति भी नहीं है जितनी संसदात्मक शासन के किसी औपचारिक राष्ट्रपति की होती है। वह कानूनी या संवैधानिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही दुर्बल संस्था है, किंतु वास्तव में उसकी जो स्थिति है वह साम्यवादी दल के भीतर उसकी क्या स्थिति है उस पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल में राष्ट्रपति का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति में यदि उसकी पकड़ है, तो वह एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है साम्यवादी दल में अपनी भूमिका के कारण। किंतु यदि साम्यवादी दल ने एक रबर की मोहर वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया है, अपनी आकांक्षाओं को राष्ट्रपति के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसा कमज़ोर राष्ट्रपति संविधान की नज़र में भी उसके पास कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है और साम्यवादी दल भी उसे कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं देना चाहता। इस तरह से चीन का जो राष्ट्रपति है वह एक दिखावटी संस्था मात्र है। आपको बता दूं कि इस पर जो प्रश्न आएगा वो केवल एक लघुत्तरात्मक प्रश्न 8-10 पंक्तियों का प्रश्न आएगा, जिसमें बस आपको मुख्यतः यही बात ध्यान में रखनी है कि चीन का राष्ट्रपति संसद और स्थायी समिति के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का पालन करने वाली एक संस्था मात्र है। यह एक महत्वपूर्ण 2 पंक्तियों में यदि हम बात करें तो यही बात है। चीन में एक उपराष्ट्रपति का पद भी है और उपराष्ट्रपति की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय है। राष्ट्रपति जब किसी वजह से जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति की समय से पहले मृत्यु हो जाए या अन्य किसी भी कारण से यदि वह त्यागपत्र दे दे, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही रिक्त हो जाएं, तब तक स्थायी समिति का जो अध्यक्ष है वो उस भूमिका का निर्वहन करेगा। और जब दोनों ही पद रिक्त हो जाते हैं तब संसद नए राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इस प्रकार से उसका जो संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रपति उसे आवश्यकतानुसार कार्य सौंप देता है और वह उसके कर्तव्यों को निर्धारण करता है। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद भी केवल एक दिखावटी पद मात्र है और उसकी कोई वास्तविक अहमियत और भूमिका चीन के संविधान में नहीं है। धन्यवाद।